का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रुपए की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, जब इतिहास की बात होती है ना, तो कहां से जरूरत पैदा हुई कि सब करेंसी होनी चाहिए, इसको समझते हैं। पहले तक होता यह था कि मुझे अनाज की जरूरत है और आपको सब्जी की जरूरत है। मेरे खेत में गेहूं पैदा हुआ और आपके में सब्जियां पैदा हुई। मैंने गेहूं के बदले आपसे सब्जी ले ली, समझा कि दोनों का महत्व बराबर है, तो दोनों ने सामान का एक्सचेंज कर लिया। लेकिन मेरे पास तो पेन था, मैं इस पेन को लेकर गया, भाई साहब मुझे आपसे 10 किलो आलू चाहिए। उसने कहा, भाई साहब मुझे इस पेन की जरूरत नहीं है, आलू की आपको जरूरत हो सकती है, लेकिन मुझे इस पेन की जरूरत नहीं है। टेक्निकली वस्तु विनिमय ही सबसे पहले एक दूसरे के साथ व्यापार का तरीका हुआ करता था, जैसे बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन rupees fighting and look at it as dollar strengthening incessantly। और अपोजिशन सरकार पर जो आरोप लगाती है, क्या वो सही है? आज के एपिसोड में हम ये समझ, जब खबरें उठाओ देखते हो कि डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम गिरते गिरते 87 को भी पार कर गया है। अब तो बैट इस बात पर लगने वाली है कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपया कब होने वाला है। और सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये आदमी हंस क्यों रहा है इस बात को बताते समय। दुख की बात है भाई, डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है और आप इस तरह रिएक्ट मार रहे हो। बिल्कुल ठीक बात है, रिएक्शन तो गलत है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यार डॉलर और रुपया बराबर हो जाए? सरकार कुछ क्यों नहीं जुगाड़ लगा लेती? यार एक बात बताओ, 1 किलो चावल हो या 1 किलो गेहूं, वजन तो दोनों का किलो में ही नपरा है, दोनों बराबर ही हैं। फिर बराबर क्यों नहीं हो जाते? काश अगर बराबर हो जाए तो सोचो कितना अच्छा हो। आप पूछो कैसे? डॉलर और रुपया बराबर हो, भाई साहब आईफोन 999 रुपए में मिलने लगेगा। भाई साहब लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी गाड़ी 4-5 लाख रुपए में इंडियन करेंसीज में आने लगेंगी। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ आराम ही आराम होगा। साथियों, 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ये सच है कि रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लुक एट इट एज $1 $1 के बराबर हो क्यों नहीं जाता? बार बार के पास सेम बार्टर की जरूरत नहीं थी, और साथ ही साथ ये बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड था। कैसे पता लगाएं कि 1 किलो घी और 10 किलो आलू बराबर वैल्यू रखते हैं? ये समझना बड़ा चैलेंजिंग था। कुल मिलाकर के वस्तुओं के विनिमय में एक तो लिमिटेशन की सामान उठा उठाकर कौन चले। आसान तरीके से ऐसे समझिए कि आज मान लीजिए कि 1 बोरी अनाज में आपको लेट्स से 1 शर्ट मिल सकती है, लेकिन अगर आपको वहीं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी हो तो कितने सारे ट्रैक्टर भर करके गेहूं लेकर जाएंगे। तो ऐसे में बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस आने लगी। लिमिटेशंस आई तो फिर वहीं से ही आपदा अवसर को जन्म देती है। देश में बार्टर सिस्टम हटा और कॉइन सिस्टम एंट्री किया। कॉइन सिस्टम एंट्री किया तो इसका एक इतिहास था। इतिहास कहां से था? हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या फिर मौर्य कुषाण, इन सभी काल में करेंसी चलती रही। इंडियन करेंसी कभी इंडिया में ही नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सी जगह एक्सेप्ट की जाने लगी। बड़े शब्दों में कहें तो जो ये रुपया शब्द आज अपन यूज करते हैं ना, ये रुपया बहुत सी जगह पर चला क्योंकि ये संस्कृत शब्द रुपए से लिया गया था। और साथ ही साथ शेरशाह सूरी का जो काल था वो आधिकारिक काल माने जाने लगा जब से इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी। शेरशाह सूरी ने जो सिस्टम चलाया उसी को अकबर ने मान लिया और उसने उस मॉनेटरी पॉलिसी को एज इट इज जारी रखा। चूंकि काबुल से लेकर चटगांव, कश्मीर से लेकर दक्कन तक मुगल डायनेस्टी का विस्तार था, तो उन्होंने अपनी इस पूरी डायनेस्टी के लिए टकसाल बनवाए कि भाई हमारा सिक्का चलेगा। तो सिक्के गढ़वाने शुरू किए और जहां तक उनका विस्तार था कार्य क्षेत्र का, वहां तक उनके सिक्के चलने लगे। अब चूंकि कई ट्रेडर्स मुगल डायनेस्टी के ऊपर भरोसा करते थे, तो मुगल टकसाल से निकले हुए सिक्के धीरे धीरे यहां से आगे भी जाने लगे। टकसाल से बने सिक्के सोने के, चांदी के, इन सिक्कों को और जगह एक्सेप्ट किया जाने लगा कि भाई ये एक जगह से बनकर आया है, तो ये व्यापार के अंदर उपयोग में लिया जा सकता। अब संयोग है कि अकबर के शासनकाल में चला हुआ पहली बार इंडियन करेंसी पर रुपया शब्द भी दिखाई दिया। इस तरह भारत में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स, डच, डेनिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी चांदी को एक करेंसी में बदलना पड़ा जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया जा सके। 17वीं सेंचुरी के अंत और 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में कंपनियों ने मुगल रुपए को एक ट्रेडिंग कॉइन बना दिया। इसे श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में निर्यात किया जाने लगा। स्थानीय प्रचलन में इसका इस्तेमाल होने लगा। यही कारण है कि जब इन देशों ने रखा 19वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर ने अपने स्वयं के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपनिवेशों में मुद्राएं शुरू की। चूंकि रुपया पूर्वी अफ्रीकी तट पर पहले से ही एक परिचित व्यापारिक मुद्रा था, इसलिए जर्मन और ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, इतालवी सोमालीलैंड और पुर्तगाल के मोजाम्बिक की नव स्थापित कॉलोनियों ने अपने स्वयं के रुपये जारी करने शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स ने गल्फ कंट्रीज जैसे कि कुवैत, बहरीन, कतर, इस ट्रूशियल स्टेट जिसको मॉडर्न यूएई कहते हैं, और ओमान सल्तनत के अरब शेखों को भी लीगल टेंडर बनाने का एग्रीमेंट दे दिया। आरबीआई ने बाकायदा गल्फ कंट्रीज के लिए नोटों की एक स्पेशल सीरीज लागू कर दी। अब सोचने वाली बात है
कि रुपया एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट होने लगा था। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे अचानक इंडियन रुपी इन सब देशों ने छोड़ दिया और ये डॉलर अचानक ट्रेडमार्क कैसे बन गया भाई? तो आइए अब इस विषय को समझते हैं। देखिए, आजादी से पहले भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी कि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे। ऐसे में ब्रिटिशर्स की जो वैल्यू थी वो भारत के साथ जुड़ चुकी थी, अर्थात ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी तो रुपया अच्छा। ऐसे में ही वर्ल्ड करेंसी की तरह जो ब्रिटिश पाउंड था उसको फिक्स परसेंट के रूप में यूएसडी में चेंज किया जा सकता था। ब्रिटिशर्स उस समय पाउंड चलाते थे, जबकि अमेरिकी जो डॉलर था वो रुपए से जोड़ा हुआ था कि भाई $1 इतने गोल्ड के बराबर, यानी कि आप डॉलर लेकर गए और उसके बदले में गोल्ड लेकर आ गए। 1930 के दशक में जब महामंदी आई तो वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी तरह तहस नहस हो गई। भारत की अर्थव्यवस्था को भी उसका असर झेलना पड़ा। उपनिवेश होने के कारण इसे दोहरी मार झेलनी पड़ी। किस किस की? एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर वर्ल्ड इकोनॉमी को बड़ा झटका। भाई 1944 में एक वर्ल्ड समिट हुई जिसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड सम्मेलन। उस समय यूएस इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी थी, तो यूएस ने खुद को सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर लिया। वहीं यूएस की करेंसी जो गोल्ड के अगेंस्ट पैक्ड कर दी गई थी कि भाई इतने डॉलर में इतना गोल्ड मिलेगा, उसने अपनी करेंसी को पूरी तरह कह दिया कि चाहे डॉलर लो या गोल्ड लो, बात एक ही है। ब्रिटिश पाउंड भी अब डॉलर से पैग हो गया कि साहब ब्रिटिश पाउंड से आप डॉलर परचेज कर सकते हो। तो देखो, हम ब्रिटिश पाउंड से, ब्रिटिश पाउंड डॉलर से, डॉलर गोल्ड से, तो ऑटोमेटिकली गोल्ड के बाद जो सबसे प्रीशियस एलिमेंट बचा वो डॉलर था। इस तरह से भारत की करेंसी ब्रिटिश पाउंड से होते हुए डॉलर से कनेक्ट हो गई। हालत यह हो गई कि एक पाउंड बराबर था 13.37 रुपए के 1947 में, जबकि $1 4.16 रुपए के बराबर था। मतलब एक तरीके से पाउंड ज्यादा महंगा था डॉलर के मुकाबले। चलो साहब कोई बात नहीं, फिर भी ये कहने लायक रेट तो है, $1 = 4 रुपए। लेकिन शुरुआत में से ये बराबर नहीं थे। तो फिर बड़ा सवाल ये बनता है कि अल्टीमेटली कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराता क्यों है? वो कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा, या $1 कितने पाउंड के बराबर या यूरो के बराबर होगा? दुनिया में यूएन के अंदर 193 कंट्रीज हैं और उनकी अपनी करेंसीज भी हैं। ऐसे में अमेरिका की करेंसी डॉलर है, लेकिन हमारी तो अपनी करेंसी है। डॉलर के मुकाबले रुपया कितना मजबूत होगा, इसे समझने के लिए हम आपको कुछ बेसिक उदाहरण लेंगे। लेकिन यह जरूर समझा देते हैं कि अगर मुझे डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है कि $1 इतने रुपए के बराबर है, तो इस दर को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। दुनिया में ये जो एक्सचेंज रेट है ये 3 तरह की होती है। एक होती है फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड एक्सचेंज रेट, दूसरी प्रकार की जो एक्सचेंज रेट होती है वो होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, और तीसरी प्योर मैनेज्ड होती है। तो फ्लोटिंग, फिक्स और मैनेज्ड, अब हम तीनों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर क्यों नहीं होती है उसके लिए एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए 2 देश थे, एक का नाम एक्स था, एक का नाम वाई था। आपने इन दोनों को शुरुआत में 100 रुपए दिया कि भाई मेरे देश में रुपया चलता है, आप 100 रुपए रखिए, आप 100 रुपए रखिए। दोनों से कहा जाओ बेटा इस 100 रुपए से कुछ बढ़िया बना कर लाओ। एक्स देश गया, उसने 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। वाई देश भी गया, उसने भी 100 रुपए में 100 आम के पौधे लगा दिए। तो उन्होंने बढ़िया कर लिया। अभी भी एक्स और वाई बराबर जगह खड़े हैं, लेकिन वाई तेजू निकला। उसने भाई साहब अगली बार इस आम की निकली हुई गुठलियों से फिर और आम के पौधे लगा दिए। इधर एक्स वाले इन आमों को बेचकर खाकर सुख